पंजाब शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने के आदेशों पर अब सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल लुधियाना और मोगा में कई छात्रों के संक्रमित पाए जाने के बाद से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव विनी महाजन ने स्वयं इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के डीसी को तमाम जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। लेकिन डर इस बात का बना हुआ है कि जो हालात लुधियाना और मोगा में नजर आए, कहीं ऐसी स्थिति में छात्र तीसरी लहर के पंजाब में सुपर स्पीडर ना बन जाए। दरअसल सरकार को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की उस रिपोर्ट पर भी विचार करना चाहिए जो पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बनाकर भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूल कॉलेजेस कोरोना संक्रमण फैलने के कारण बन सकते हैं। रिपोर्ट में देखा गया है कि युवाओं में उच्च स्तर का वायरल लोड होता है, लेकिन संक्रमण के हल्के लक्षण होते हैं। वायरस से भले ही बच्चों को नुकसान न हो, मगर वो अपने घर या आसपास बुजुर्गों तक वायरस को फैला सकते हैं। इसलिए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को स्कूल में आने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष बात यह भी है कि दूसरी लहर के दौरान गालिब कलां के सरकारी स्कूल में 18 शिक्षक और 28 छात्र संक्रमित पाए गए थे। एक अध्यापिका की मौत भी हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पंजाब शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने के आदेशों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल लुधियाना और मोगा में कई छात्रों के संक्रमित मिलने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव विनी महाजन ने स्वयं इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के डीसी को तमाम जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। लेकिन डर इस बात का बना हुआ है कि जो हालात लुधियाना और मोगा में नजर आए, कहीं ऐसी स्थिति में छात्र तीसरी लहर के पंजाब में सुपर स्पीडर ना बन जाए। तो इसी डर के चलते अब स्कूल खोले जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ हमारे पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों को स्वागत है। डॉक्टर नरेश, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर खोल दिए गए हैं और छात्र छात्राएं अब स्कूलों का रुख भी करने लगे हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी छात्रों को स्कूलों में आने की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेकर और जो बच्चे चाहते हैं वही स्कूलों का रुख कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं वो धीरे धीरे भयावह होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए साहिल, ये बहुत ही मतलब कि विडंबना वाली स्थिति है। एक तरफ तो सारे हिंदुस्तान में अनलॉक बढ़ता जा रहा है, इवन पंजाब में क्या एनसीआर में कई प्रदेशों में सरकारें स्कूलों को खोल रही हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य भी स्टेक पे है और एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई कब तक चलती रहेगी। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि तीसरी लहर कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर वो 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, डबल वैक्सीनेशन दोनों यूनिट्स, उसके बाद 1 लाख तक केसेस हो रहे हैं, तो इंडिया में ये क्यों नहीं होंगे, हम ये सोच नहीं पा रहे क्यों नहीं होंगे। यानी कि अवश्य होंगे। अब ये कब होंगे ये हमें नहीं मालूम। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम एक तरफ तो लोगों को समझाएं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, दूसरी तरफ हम वैक्सीनेशन प्रमोट करें, और तीसरी तरफ प्रशासन ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि जो बच्चे बाहर आए, जैसे कि आपने कहा था कि वो सुपर स्प्रेडर ना बन जाएं। तो लेकिन मेरे विचार में अगर स्कूल खोलने की बहुत ज्यादा सख्ती है तो सिर्फ सीनियर क्लासेस फ्रॉम 10th to 12th वाली खोली जाएं, उससे कम क्लासेस को ना खोला जाए। उनको ऑनलाइन जैसे चल रहा है, देखो अगर पढ़ाई जरूरी है तो जान उससे ज्यादा जरूरी है। जिन हम में से जिन लोगों ने दूसरी लहर का आतंक या कहर देखा है, वो चाहेंगे कि इस जन्म में दोबारा ऐसा ना हो। तो उससे बचने के लिए हमें सारे व्यापी कदम उठाने चाहिए, सरकारों को भी, आम पब्लिक को भी, और अब हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस बात को प्रमोट करती है कि कुछ ऐसा ना कदम लिया जाए जिससे कि जहां मामला रुका हुआ है वहां मामला बढ़ जाए। हमारे 51 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन सिर्फ 10% लोगों को सिर्फ ट्विन वैक्सीनेशन यानी कि दोनों यूनिट्स लगी है। दैट मींस कि हमारा बचाव अभी बहुत कम है, और बच्चों का बचाव तो अभी है ही नहीं, क्योंकि उनकी वैक्सीन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि किस हिसाब से स्कूल खोले जा रहे हैं। प्लस अगर स्कूल खोले भी जाएं तो टीचर्स का, स्टाफ का, सपोर्टिंग स्टाफ का, ट्रांसपोर्ट पीपल का, सबका
RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, सबको वैक्सीनेट होना चाहिए और स्कूल में भी बहुत ही प्रबंध किए जाएं। उससे पहले ऐसा कदम मेरे विचार में ना उठाया जाए। जी, आशीष हमारे PHH एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कहेंगे, जिस तरीके से लुधियाना और मोगा की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से केसेस सामने आए हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हमने जैसा कि नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि बच्चों को इस तरीके से स्कूल बुलाना अभी बेहद घातक हो सकता है। असमंजस की स्थिति है कि एक तरफ तो लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना मुक्त हम नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से स्कूल खोले जा रहे हैं, तो कितना घातक हो सकता है? देखिए साहिल, इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो तस्वीर है वो थोड़ी सी ज्यादा भयावह नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब शिक्षा विभाग ने 2 तारीख से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने के आदेश दिए थे जी, उसके बाद से लगातार, चाहे हम लुधियाना की बात करें, चाहे मोगा की बात करें, या आज हम पंजाब के फरीदकोट शहर की बात करें, वहां से भी जो है वो नए मामले सामने आए हैं और जो छात्र हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो टेंशन है वो बढ़ गई है कि अगर इस तरीके से लगातार मामले सामने आएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन का ये रिकॉर्ड है और कोई भी दिन ऐसा नहीं किया जब स्कूल खुलने के बाद से बच्चे संक्रमित ना हुए हों। तो इसी के चलते पंजाब, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें चाहे स्वास्थ्य विभाग की, लोग इसी चीज को लेकर जो है वो अभी परेशान है कि अगर इसी तरह से स्थिति चलती रही तो कहीं ये ऐसी तस्वीर ना बन जाए कि ये जो छात्र हैं वो पंजाब में कोरोना स्प्रेडर के रूप ना ले लें। इसी वजह से जो भी एहतियात हैं वो बरतने के लिए खुद जो पंजाब की मुख्य सचिव हैं विनी महाजन, उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि सभी हिदायतें जो है वो निचले स्तर तक जारी की जाए और जो भी संभव है वो किया जाए। जी डॉक्टर नरेश, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, और बच्चों में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो बच्चों में ज़्यादा दिखाई दे सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि बच्चों में ये संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है और बच्चे सुपर स्प्रेडर भी यहाँ पर बन सकते हैं, जिस तरीके से हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, तो इतनी गंभीर स्थिति इस वक्त है और स्कूलों को खोल दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चों की पढ़ाई तो यहाँ पर ज़रूर डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों की जान है, और अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या काम? देखिए साहिल, ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी चाहिए कि ये कोई बच्चों में ज्यादा स्प्रेड करेगा, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रमाण हमारे पास नहीं है। जी। लेकिन ये सच है कि कोरोना वायरस अपने आप को बदलता रहता है, तो हमारा डर है कि अगली बार वो ऐसे बदलेगा कि वो बच्चों को ज्यादा अटैक कर सकता है। लेकिन बच्चे हमारे बहुत वल्नरेबल ग्रुप हैं और प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे, तो उस हिसाब से उनका विशेष बचाव होना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन उनको लगा नहीं है अभी, तो सितंबर में वैक्सीनेशन बच्चों को लगना शुरू होगा, 12 से सिर्फ 18। उससे जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी मिल सकती है। जब एडल्ट वैक्सीनेशन, जो कि 94 करोड़ हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, जिसको कि हमारा नेशनल टारगेट है कि हम दिसंबर 31, 2021 तक उनको लगाएं, और वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है क्योंकि हम सिर्फ 30-35 लाख यूनिट लगा पा रहे हैं, वेयर हमारी रिक्वायरमेंट 80-90 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से दिक्कतें बहुत हैं, तो हर कदम हमें फूंक के आगे बढ़ना चाहिए कि जो कदम हो जिससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सेकेंड लहर से पहले भी ऐसे हालात थे, तो होते होते इतना बुरा हो गया कि हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए। तो जिस तरह से अभी केरला में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु, कर्नाटका और प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्थिति थोड़ी खराब है और वहाँ पॉजिटिविटी रेट, कन्वर्जन रेट 10% से ऊपर है और आय वैल्यू भी 1 से ऊपर जा रही है। तो उसको देखते हुए अभी अगले कुछ महीने, 1-2 महीने हमें बहुत ही एहतियात से रहना चाहिए। तो सरकार जो भी कदम उठाए, सब इन पहलुओं को सोच समझ के आगे बढ़े, ऐसे जल्दी में ऐसे कोई फैसले ना किए जाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे खाली अपने लिए नहीं है, बच्चे हर घर में एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं और सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, खुद भी वल्नरेबल हैं और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। तो उस हिसाब को देखते हुए हमें हर कदम
सोच समझ के लेना है। जी, कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। कुलभूषण जी, कैसे देखते हैं लगातार स्कूल्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में स्कूलों का रुख कर रहे हैं, और अगर हम बच्चों के अभिभावकों की बात करें तो उन्होंने भी अब बच्चों को परमिशन देना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे जो तादाद है उसमें भी इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ चिंता की बात यह है कि लगातार जो संक्रमित बच्चे हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति की तरफ तो नहीं हम बढ़ रहे जैसी स्थिति हमने अभी सेकेंड वेव में देखी थी? जो आपने कहा है कि स्थितियां बन रही हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 15 महीने हो चुके हैं कि स्कूल बंद पड़े हुए हैं। अब बड़ी मुश्किल से अब पंजाब में स्कूल खुले थे, और जो परिस्थितियां कोविड को लेकर हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अभी काफी देर तक चलने वाली हैं। तो क्या हम शिक्षा को तब तक बंद रख सकते हैं? आप यूनेस्को की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़े तो आपको पता लगेगा कि कितने लाखों बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। बच्चे जो है उनका मानसिक विकास रुक गया है। पेरेंट्स भी अक्सर ये चाहते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुले। ठीक है, इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत सारे और स्टेप्स लेने की जरूरत है। अगर आप विदेशों में भी देखें तो एजुकेशन चल रही है। एजुकेशन को अब रोक देना वो कहीं पर भी इसका एक उपाय नहीं होगा। उस तरह के उपाय लगाने पड़ेंगे जिससे बच्चे स्कूल भी आए और सुरक्षित स्कूल में आए। अगर हमें मान के चलते, मान लीजिए 2 साल तक ये स्थिति और रहती है, तो क्या 3-4 साल तक आप बच्चों को घर पे बिठाए रखेंगे? उनके मानसिक विकास पे जो असर पड़ रहा है और उनका जो शिक्षा का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करनी बहुत कठिन होगी, और उनका भविष्य जो है वो भी अंधकार में जा रहा है। इस तरह की नीति बनाने का अब समय है शिक्षा का, और परीक्षा के लिए ऐसी नीति का समय है कि इन परिस्थितियों में कैसे देश और प्रदेशों की शिक्षा को जारी रखा जा सकता है। जी, आशीष जी, जिस तरीके से अभी हमने चर्चा की और आपने सुना कि कुलभूषण जी का कहना है जो था कि बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अगर हम बात करें, पिछले काफ़ी लंबे समय से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, बच्चों को पढ़ाई करने में खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। ऑनलाइन पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाती जो कि स्कूल में एक बच्चा सीखता है, और उसकी वजह से मानसिक विकास पर भी बच्चों के असर पड़ा है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि स्कूल और कॉलेजेस खोलने से जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साहिल, देखिए कुलभूषण जी ने जो बात रखी है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अभी जो सवाल ये है कि तीसरी वेव संभावित है, और इस बात का जो आकलन है वो पिछले कई महीनों से लगाया जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आई तो वो दोनों लहरों से, जो पहली दोनों लहरें थी उससे ज्यादा खतरनाक होगी। और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर तीसरी लहर में रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ऐसे में जो कुलभूषण जी कह रहे हैं कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो उनका जो उनका पूरा सिस्टम है वो तो कोलैप्स करेगा ही करेगा, लेकिन उनका जो दिमागी संतुलन है उस पर भी असर आएगा, और तमाम जो तरीके से जो पढ़ाई है उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। इस बात को मानने में, कहने में कहीं पर दोहराई नहीं, लेकिन सवाल क्या ये कुलभूषण जी बता पाएंगे कि अगर बच्चे भेज दिए जाते हैं स्कूल तीसरी वेव के खतरे की संभावना को देखते हुए, और ऐसे में कोई नुकसान होगा जो कि अब नजर भी आना शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिन में, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, कि लगातार पंजाब के विभिन्न शहरों से मामले सामने आ रहे हैं। लुधियाना, मोगा, आज फिर एक शहर से मामले सामने आए हैं। 8 केस नए मिले हैं आज। तो ऐसे में क्या स्कूल संचालक या स्कूल से जुड़े हुए जितना भी सिस्टम के लोग हैं, क्या वो जिम्मेदारी ले सकेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि ये देखिए, किसी के ऊपर बात डालने का विषय नहीं है कि हम किसी की सिर्फ जिम्मेदारी तय करें। ये विषय है कि बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसको भी हमने सुरक्षित रखना है, और साथ ही साथ उनकी शिक्षा को भी सुरक्षित रखना है। तो इस समय ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा क्या ऐसा विकल्प शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक्सपर्ट खोल सकते हैं जो कि बच्चों के लिए भी ठीक हो? अब आज की जो एक रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं
कि जिस स्कूल के अंदर पंजाब के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, या यूं कहिए कि लगभग ऐसे स्कूल हैं जहां पर अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके क्लासरूम 4 हैं, 5 हैं। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो क्लासरूम नहीं है इतनी बड़ी संख्या में, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करवाएंगे? उसके बाद टीचर्स जो हैं वो पिछले सिस्टम के हिसाब से रखे हुए थे। एक क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ते थे तो उनके ऊपर एक टीचर था, या 30 बच्चे पढ़ते थे तो उनके ऊपर एक टीचर था। आज जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासेस चलाएंगे तो टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट स्कूलों में बढ़ जाएगी। जबकि हुआ ये है कि कोरोना काल में अधिकांश टीचरों की नौकरियां चली गई हैं। तो आप इस पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे? ये एक बड़ा विषय जो है वो सभी के सामने आकर खड़ा हो गया है। चाहे सरकार है, चाहे सरकार के साथ साथ उसके अंदर शिक्षा विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे माँ बाप हैं, इनके ऊपर एक संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत है जो मुझे लगता है। और जब तक वो संयुक्त रणनीति नहीं बनेगी तब तक अभिभावक अपनी बात करेंगे, जो स्कूल संचालक हैं वो अपनी बात करेंगे, शिक्षा जगत से जुड़े लोग अपनी बात करेंगे, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग अपनी बात करेंगे, और मैं समझता हूँ मीडिया भी इसमें जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभाएगा। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष हमें नजर आता है वो यही है कि संयुक्त रूप से कोई रणनीति बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि बीच का रास्ता निकले और सभी का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और शिक्षा पर भी जो असर आ रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है कुलभूषण जी, ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने सुना आशीष जी का कहना है, आशीष ने बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर कि अभी ये क्या सही वक्त है स्कूल खोलने का, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि स्थितियां यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से पहले की जो रणनीतियों के तहत स्कूल चला करते थे, संचालित हुआ करते थे, क्या वही रणनीति अब आगे भी कारगर होगी? क्योंकि अब ज्यादा शिक्षकों की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, लेकिन कोरोना काल में कई शिक्षकों की नौकरी चली गई। अब इतने सारे बच्चों को संभालना, एक ही जगह पर उन्हें एकजुट करके पढ़ाना, यह भी बहुत बड़ा एक रिस्क है। मैं आपको ये बात कहूँ, आपने क्या ये कहा कि क्या ये सही समय है स्कूल खोलने का? मैं कहता हूँ स्कूल बंद करने का समय नहीं है। जैसे अभी हमारे पिछले वक्ता ने ये कहा कि क्या स्कूल जिम्मेदारी लेंगे अगर कोई बच्चा कोरोना से ग्रस्त होता है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जब स्कूल बंद थे और जो कोरोना का विस्तार हुआ, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि देश में कोरोना फैला? इस तरह की बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सही स्थितियों का आंकलन करना पड़ेगा कि किस प्रकार हमें। नहीं कुलभूषण जी, देखिए समझिए, सुनिए कुलभूषण जी, ये तीसरी लहर की संभावना की बात की जा रही है। संभावना कहा जा रहा है, इसके 10 वेरिएंट आने की बात कही जा रही है कि 10 वेरिएंट आएंगे। तो क्या हम इतने वक्त तक अपनी शिक्षा को बंद रख सकते हैं? इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा और किन नीतियों के साथ। कुलभूषण जी, उदाहरण सामने है, 2 अगस्त को पंजाब में स्कूल खुले हैं, आज 10 अगस्त हुई है और पिछले 4 दिन से लगातार पंजाब में मामले सामने आ रहे हैं। तो अब ऐसे में आप ही बता दीजिए कि बीच का रास्ता क्या है? बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि कुलभूषण जी ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम इस पर डिस्कशन करें कि क्या स्वास्थ्य मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे या जो शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। बात जिम्मेदारी की यहाँ पर नहीं है, बात सिर्फ इस चीज की है कि संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए और बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित ना हो, वो बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, ये सवाल है। यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। मैंने इसलिए कहा इसलिए कहा कि ये बात आई कि क्या अगर स्कूल खुलते हैं तो शिक्षण संस्थान जिम्मेदारी लेंगे। मैंने इसलिए कहा नहीं, ये एक दूसरे पर ब्लेम करने का नहीं, सही शिक्षा नीति बनाने का सही है, समय है और हम इस पे विचार नहीं करते रहे। ये वक्त है और हमें बहुत पहले शिक्षा नीति बना लेनी चाहिए। मेरा एक सवाल है कुलभूषण जी से आशीष, हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, समय भी हमारे पास बहुत कम है। नरेश जी, जल्दी से आपके फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगा इस पूरे मसले पर। जिस तरीके से आपने अभी कुलभूषण जी को भी सुना, शिक्षाविद हैं, और जिस तरीके से हमारे PHH एडिटर आशीष ने भी अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आप नरेश जी? देखिए साहिल, एजुकेशनिस्ट का व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के हिंदुस्तान की जो स्थिति चल रही है, हमारे देश में जो इंटर रेल है, इंटर रोड है और एयर जो
चल रहा है, खुलेआम ट्रेवल चल रहा है, हाँ। उसको देखते हुए कब स्थिति बदल जाएगी, हफ्तों के अंदर हाँ। सब कुछ बदल जाएगा, तो हम नहीं समझते इस समय में पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को एक्सपोज किया जाए। जी। अगर करना ही है तो ओनली 10 to 12 को एक्सपोज ठीक, किया जाए, ठीक। उसको भी बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हुए। इसके ठीक। अलावा बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। ऐसा रिस्क लेके हम लेते हैं हाँ। तो वो सुपर स्प्रेडर भी बनते हैं, हाँ। वो अननेसेसरी खुद भी एक्सपोज होते हैं, जिनको अभी हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए। तो ऐसा रिस्क लेना मेरे हिसाब से पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन कंजंक्शन विद हेल्थ डिपार्टमेंट ये फंक्शन करना चाहिए। ठीक। और सब जो प्लस कोई नेशनल पॉलिसी भी अगर मेरे हिसाब से सेंटर अनाउंस करे कि ऐसी स्थिति में ये किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन कोई जल्दी मिटाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं स्पेनिश फ्लू 1910 में आया था, जी, वो जी। ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल चला था। ठीक उस है, हिसाब ठीक से है नरेश जी। बाई मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हाँ। उम्मीद है कि कोरोना डाई आउट कर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। तब तक हम ऐसे स्कूल खोलने की गलती ना करें। आशीष जी 30 सेकंड जल्दी अपनी बात रखिए। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि हाँ। नेशनल पॉलिसी कोई लाने की जरूरत है, क्योंकि मैं जो बात कह रहा था कि हाँ। वही बात आ गई कि कोई संयुक्त आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक। अदरवाइज तो स्कूल अपनी बात करेंगे, अभिभावक अपनी बात करेंगे, बिल्कुल। और शिक्षा विभाग अपनी बात करेगा, स्वास्थ्य विभाग अपनी बात करेगा, और ऐसे में होगा ये कि जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं इनका आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और सबसे अहम बात यही है कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है और साथ ही साथ उनकी शिक्षा भी जरूरी है। ठीक। तो इसके लिए जो बात मैं आपको पहले भी बताई कि संयुक्त एक्शन प्लान तुरंत चाहिए, और बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होना चाहिए। हाँ। और जितनी जल्दी वो आएगा उसी में सभी ठीक की भलाई है। ठीक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि स्कूल यहाँ पर खोल दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमित बच्चों का आंकड़ा है वो भी अब निकलकर सामने आने लगा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी दूसरी लहर से हम बाहर निकले हैं। धीरे धीरे जो आंकड़े थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर स्कूल खोलने की वजह से बच्चों में कोरोना संक्रमण का जो असर है वो दिखने लगा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। अब इसको लेकर कैसे कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला जाए जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर प्रभावित ना हो, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अहम फैसला यहाँ पर लेना है वो भी लिया जा सके। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।